जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पेपर 1 जो कि सभी के लिए कॉमन है, उसमें सिलेबस को देखेंगे जो टोटल कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। वो विद्यार्थी या वो एस्पिरेंट जो कि पहली बार यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं या जिन्होंने दिया है, जिन्हें पता भी होगा, तो स्टार्टिंग में क्विक रिकैप हम करेंगे जो हम समझेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 क्या क्या है, क्या विषय रहेंगे, इसके साथ ही क्या उसका पैटर्न रहेगा। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही उसके सिलेबस को एट द लास्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप अभी इसका लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आया है कि पीएचडी करने के लिए आपका नेट है तो भी आप कर सकते हैं, जेआरएफ है तब तो आपको वही स्टिफेंड मिलता ही मिलता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, विदाउट नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं। बट उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप पीएचडी करने के लिए आप चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ये इनकी जो है वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, इसलिए ये टू द पॉइंट है और बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है, तो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 2023 का इन्होंने जब ये इनका ओपन किया था, ये तब का है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ है और इसके साथ ही मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी मोड में ही इनका एग्ज़ाम होता है, मतलब कि आपको कंप्यूटर पे ही देना होता है। इसके जस्ट एक पहले वाला आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन में कि कहाँ पे होगा, सीबीटी मोड में होगा। सो ये फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन में आपके पास 2 पेपर आएंगे और वो दोनों पेपर एक ही दिन एक ही समय पर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे दिन होगा या एक सुबह एक शाम में होगा। एक ही पेपर के अंदर एक ही समय में आपको ये दोनों पेपर को अपने कंप्लीट करना होगा। पेपर 1 वो सबके लिए कॉमन होगा, ये बात आप याद रखिएगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा। इससे आपके विषय से कोई भी मतलब नहीं है कि आपका विषय हिंदी है, अंग्रेजी है या जो है बायोलॉजी है और जूलॉजी है, कोई भी विषय आपका है या एजुकेशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज़ सेम, ठीक। और इसमें आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले पेपर से 50 क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, सब्जेक्टिव नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि वो सारे के सारे आपके एमसीक्यू रहेंगे, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपके विषय का आएगा। विषय का इन द सेंस कि जैसे अगर आपने एजुकेशन लिया है तो वो आपको एजुकेशन के आगे 100 क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी है तो उसका होगा, साइकोलॉजी है तो उसका होगा। तो ये आपको याद रखना है और उसके आपके विषय के, आपके डोमेन के आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे 200 नंबर हो जाएंगे और ऊपर 100 नंबर। टोटल आपके 300 का ये जो है पेपर रहता है, 300 मार्क्स का। अगर हम देखें तो आपको 150 टोटल क्वेश्चंस करने हैं, 150 क्वेश्चन करने और टाइमिंग आपको 3 घंटे का दिया रहता है। 3 घंटा इन द सेंस आप कह सकते हैं कि आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन को करना होता है, ठीक। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को और कहाँ से हिंदी इंग्लिश में अपने विषय का, तो वो भी अभी मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ही इजी है, सिंपल। आपको बस यूजीसी नेट जो है सिलेबस आपको डाल देना है और वहाँ पे वो आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं आपको शो कर दूँगी, क्लियर है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर आपको 2 मीडियम में हमेशा देगा। एक तो हिंदी होगा और दूसरा होगा आपका इंग्लिश। और लेकिन जो विषय, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ तो आपको भी पता है, क्योंकि अगर आप हिंदी देंगे तो ऐसा थोड़ा कि आपको हिंदी के पेपर में वो इंग्लिश देंगे या इंग्लिश देंगे तो उसको कन्वर्ट करके वो हिंदी देंगे, ऐसा नहीं होगा। सो लैंग्वेज वाले जो पेपर होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। बाकी सब पेपर में ऐसा होगा। जैसे आप अगर मान लीजिए साइकोलॉजी दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आपको जो है वो क्या किया जाएगा, अलाउ है कि आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये एकदम अभी से जब आप तैयारी करें अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करें। अपनी जो है आपको टाइमिंग स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट क्वेश्चन तक रीच नहीं कर पाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी उनसे छूट जाता है। तो आपको अपनी स्पीड के ऊपर इस एग्ज़ामिनेशन में ध्यान देना है, क्योंकि मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप देख सकते हैं, और कुछ आपके विषय हैं तो उनके भी तो रहेंगे ही रहेंगे। इस चैनल पे आपको बेसिकली एजुकेशन का ज़्यादा देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मैं उसको टाइम अपडेट करके और इजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चैनल पर पड़ी होंगी। तो इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे, तो आप इसको जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। कभी कभी होता है कि कुछ प्रश्न में हमें बहुत ज़्यादा वेग्यूनेस होता है, इन द सेंस कि बहुत अनक्लैरिटी होती है कि पूछ क्या रहा है। फिर हम हिंदी को चेक करेंगे कि भाई हिंदी वाले में क्या लिखा है, तो हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। इस केस में हम हिंदी को मान्य नहीं किया जाता है, इस केस में लोग इंग्लिश को मान्य करते हैं कि इंग्लिश में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेक होंगी। इस बात को ध्यान रखिए जो हमारे हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि कुछ क्वेश्चंस पे मान लीजिए कि अगर दो ऑप्शन सही है, मान लीजिए कि हमने लिया ABCD, हमने जो है ऑप्शन लिया AB और CD, इसमें से क्या है कि 2 ऑप्शन सही हो गए, मान लेते हैं कि A ऑप्शन सही है और D ऑप्शन सही है, ठीक। तो अब इनमें से किन को नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन सही है तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि इसमें भी मार्क्स उसी को मिलेंगे उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने या तो A या तो D में से किसी एक को चुना है। जो C और B को किए हैं उनको मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, जिन्होंने सिर्फ A या तो D को किया है उनको मिलेगा। इन केस एक और क्वेश्चन आता है कि जब आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन ही गलत होता है, इन केस अगर क्वेश्चन ही क्या है आपका गलत है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो जाता है और फ्री मार्क्स मिलते हैं सभी बच्चों को। हाँ, इसमें भी उनको जिन्होंने उन 4 ऑप्शन में से ABCD में से कोई एक पे टिक किया है, ये नहीं कि जिन्होंने टिक ही नहीं किया है उन्हें भी मिलेगा। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि गो विद एवरी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को करके आइए, जो आपको सबसे अप्रॉक्सीमेट लग रहा है आंसर या एग्जैक्ट लग रहा है आप उसके साथ जाइए, ठीक है। चलिए, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ बेसिक पैटर्न था, क्योंकि आपको भाई मिनिमम जो है उसमें 40-50% ये सब चाहिए ही चाहिए। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसके लिए है कि जब आप उस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स पीजी में आपके होने चाहिए, यूजी अगर आप पीजी। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो ये है कि हम पीजी के किस ईयर में इसको डालें या किस ईयर में फॉर्म अप्लाई करने के हम एलिजिबल हैं। तो आपने यूजी ख़त्म किया, पीजी में आपका इनरोलमेंट है, आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर आप थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपका पीजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम चल रहा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। इस चीज़ को एकदम क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक। इसके साथ ही इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी देन 30 ईयर्स की एज आपकी जो है वो जीआरएफ के लिए रहती है। 30 के बाद आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप हमेशा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, इन लोगों के लिए, या SC ST इन लोगों के लिए जो थर्ड जेंडर है, 5 साल की रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स कि वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर जीआरएफ। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग जो है यूजीसी नेट के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे सिंपल आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाइए और यूजीसी नेट सिलेबस या यूजीसी नेट यहाँ ऐसे लिखिए और सिलेबस लिख दीजिए बस। देखिए पहला वाला ऑप्शन आया है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा, यूजीसी नेट आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट की यहाँ पे आपके ये पोर्टल है, हम लोग इस फर्स्ट पोर्टल पे ही जो है क्लिक करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको एक पेपर दिख रहा है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड एप्टीट्यूड रिसर्च पेपर 1, जिसका कोड आपका 00 होता है। ये आपका देखिए यहाँ पे है 00।
सब्जेक्ट कोड जो है इनका, ये पेपर सबके लिए कॉमन होगा। मैं इसी पेपर की आपको बात कर रही थी कि ये पेपर जो है सबके लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी विषय के हैं। नीचे आपके अलग अलग विषय भी दिए हुए हैं। तो एक तो आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है, अपने साथ ज़रूर इसकी हार्ड कॉपी रखिए वाइल प्रिपरेशन, सो दैट कि आपको पता हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप गलत दिशा में कुछ और तो नहीं पढ़ रहे हैं। टू द पॉइंट पढ़िए, स्पेसिफिक पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, दोनों में करना चाहते हैं दोनों में करा सकते हैं। आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। पेपर 1 जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद जो भी आपका विषय है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, जो भी आपके विषय हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इन्होंने 103 विषय पूरे के पूरे जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। आप जिसमें भी जो भी आपका डोमेन विषय है, जिसमें भी आप पीजी कर रहे हैं, ये वही विषय होना चाहिए। ये भी याद रखिए, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या किसी से भी यूजीसी नेट भर सकते हैं। तो जी नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, दैट मीन्स जिससे आपने पीजी कर ली है या करने जा रहे हैं, आप सिर्फ उनसे ही ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इन केस अगर आपका जो है विषय ये जो 103 आए हैं इनमें से नहीं आता है, उस केस में होता है कि आप जो है किसी दूसरे से, लेकिन वो एक्सेप्शन के केस में आता है। तो आप ऐसी कोशिश करिए कि आपका विषय अगर इसमें है तो आप उससे ही भरिए, अदरवाइज़ आगे जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम लोग एक पेपर डाउनलोड करके और फिर आपके साथ पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सिलेबस है। सब्जेक्ट आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में इसमें कुछ बेसिक है, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि आपको 10 यूनिट पेपर 1 में देखने को मिलेगा और 10 यूनिट ही पेपर 2 में देखने को मिलेगा। ठीक, फर्स्ट जो आपका यूनिट 1 है वो डील करता है अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसके साथ ही कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचर और लर्नर को इफ़ेक्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है हायर लर्निंग में, जब आप हायर लर्निंग, क्योंकि आप जब नेट का पेपर दे रहे हैं तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हायर लर्निंग में हम क्या करेंगे, और अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज़ करें या टीचर सेंटर्ड का, तो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वयं प्रभा और मूक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड क्वेश्चन इससे हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है क्या है स्वयं, क्या है स्वयं प्रभा। इसके अलावा मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इवैल्यूएशन क्या होता है। इसके अलावा सीबीसीआई, कंप्यूटर बेस्ड, चॉइस बेस्ड आपका जो क्रेडिट सिस्टम है, सीबीसीएस, ये हायर एजुकेशन में आया है कि जैसे आजकल आप देखेंगे मार्क्स की अपेक्षा हम क्रेडिट दे रहे हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट भी है, नया भी आया है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इज़ योर रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए इन लोगों ने बहुत ही कोशिश की है कि चाहे आपका कोई भी पेपर हो उसमें रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। तो चूँकि अगर आप पीजी में है तो आप रिसर्च की ओर उन्मुख बनाना ही आपको प्रमुख उद्देश्य है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रिसर्च को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका न सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिसर्च ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर 1 में भी है और आपके पेपर 2 में भी रहता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में भी आपका रिसर्च जो है वो पूरी एक यूनिट है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे यूनिट हैं जो आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेंगे, अपने विषय के साथ आप देख सकते हैं। क्या होता है रिसर्च, पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म, या फिर ये जो अप्रोच या पैराडाइम है ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से आपको पढ़ने, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं क्या नहीं, रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं। थेसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मेट और स्टाइल होता है जब हम किसी को रेफरेंसिंग करते हैं, मतलब किसी को साइट करने की चाहते हैं तो क्या क्या उसके जो है फॉर्मेट और स्टाइल हैं। एपीए है, शिकागो है, आपके बहुत सारे हैं।
एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं रिसर्च में, रिसर्च के एथिक्स क्या हैं, क्या कहते हैं उसके मोरल्स कि हमें किसी का काम नहीं चुराना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें। कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 3 में आपको बहुत ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ईजी है। आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 कॉम्प्रीहेंशन करके जाएँ। यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक पैसेज दे देगा और उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पैसेज क्या देगा ये हमें नहीं पता, ये आपको नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम इस पर वेस्ट करना ये जो है सही नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप 1 से 2 कॉम्प्रीहेंशन को पहले देख लें, PYQ के कॉम्प्रीहेंशन को जो है, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन। हाँ, इन्होंने कहा है कि ये लोग हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है किसी से 6, किसी से 7, किसी से 4 ऐसे भी हो जाता है। बट आप ये मान के चलिए कि एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो अभी इसी तरह 10 यूनिट है तो आपके 50 क्वेश्चन इस तरीके से ये लोग बना देते हैं 10 × 5 करके। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन संप्रेषण, क्या होता है, इसके मीनिंग, टाइप्स और क्या सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वर्बल या नॉन वर्बल में क्या अंतर है, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हैं, कौन कौन से बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, बैकग्राउंड बैरियर, कई बैरियर्स हमारे होते हैं जो एक आप कह सकते हैं कि प्रभावी संप्रेषण को रोकते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मास मीडिया एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस क्वेश्चन से काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी भी आता है, बट आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले आप उस पोर्शन को क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करिए जो जिसमें आपके नंबर पूरे आएंगे। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। एक वीडियो अगर आप लोग को चाहिए कि स्ट्रैटेजी जो है, चूँकि मैंने भी UGC नेट का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो अगर आपको उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपने कैसे किया है, क्योंकि मैंने भी 2 महीने के अंतराल में ही उसको कवर किया था, 2-3 महीने के उसमें। तो इफ़ यू वांट टू नो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं उसको जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी कि आप किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़कर जाएँ, कैसे पढ़ें, ताकि आपका भी जो है वहाँ पर UGC नेट JRF जो है आपका हो सके और आप भी PhD आगे जो है अच्छे से कर सकें। सो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग कौन कौन से हैं आपके, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, आपको बस अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, उसकी रिवर्स याद होना चाहिए, उनके बीच में रिलेशनशिप, एनालॉगी आनी चाहिए। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसमें फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज। अब वो विद्यार्थी अभ्यर्थी जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा है उनको भी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक ही पूछते हैं ये लोग, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं पूछते हैं। ठीक है, और एक पैटर्न इनके पेपर में फॉलो होता है, आप हमेशा देखेंगे कि ये लोग ना क्वेश्चन भी पूछते तो एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछते हैं, उससे बाहर जल्दी ये लोग नहीं पूछते हैं। तो बहुत इसमें जो है आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप तैयारी शुरू करें, प्रतिदिन आप कम से कम मैथ के 1 से 2 क्वेश्चन को करते रहिए धीरे धीरे, बस उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैटेगरिकल प्रपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, यहाँ पे आप स्क्वायर एक पढ़ोगे, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनफॉर्मल फैलेसीज कौन कौन सी हैं आपकी, फैलेसी भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है कि ये फैलेसी कौन सी है, ये कौन सी है। लैंग्वेजेस का यूज़, कोनोटेशन और डिनोटेशन का हम यूज़ कब करते हैं। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये भी आपका एक स्क्वायर है जो मैंने अभी आपको बताया, ये अपोजिशन का जो क्लासिकल स्क्वायर बनता है वो क्या है। इवेलुएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, उसके बारे में समझेंगे। एनालॉगी इन द सेंस कि पहला दूसरे से इस प्रकार संबंधित है तो तीसरा चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर वेन डाइग्राम है जिसमें कि हम अलग अलग फिगर्स को, वेन डाइग्राम्स को बना करके जो आर्ग्यूमेंट्स है उनकी वैलिडिटी को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इंडियन लॉजिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे आपको खासा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ से आपके जैसे होता है ना कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बट सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, तो ये क्वेश्चंस आप निश्चित ही सही करके जाएंगे। पहली चीज़ तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है इंडियन लॉजिक, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इंडियन लॉजिक के क्या क्या मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, साधन क्या क्या हैं आपके ज्ञान के, प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान और उपमान, ये उनके जो है नॉलेज को गेन करने के साधन हैं चारों, जो आपको नेक्स्ट में पढ़ना है डिटेल में। प्रमाणाज,
प्रत्यक्ष जिसको हम परसेप्शन कह रहे हैं, अनुमान जिसको हम इन्फेरेंस या निष्कर्ष, उपमान कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। ठीक, तो इसमें से आप जो ये इतना सारा देख रहे हैं मीन्स, ये सबके मीन्स हैं। तो आपको इसमें ये भी बताना होता है कि भाई बौद्ध में कौन सा है, जैन में कौन सा है, न्याय में कौन किसने किसको किसको माना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये चीज़ करना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, यहाँ पे अनुमान आपको देखना है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, जो इसमें उन्होंने अनुमान बताया उनके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और क्या क्या प्रकार हैं। व्याप्ति क्या होता है, जो इनवेरिएबल रिलेशन होता है आपका हेतु और उनके बीच में। इसके अलावा हेत्वाभास, हेत्वाभास भी एक प्रकार की फैलेसी होती है, तो फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस ये हेत्वाभास है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि हेत्वाभास की फैलेसी का नाम दे देगा, वो क्या होता है। तो इस टॉपिक से काफ़ी रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस कुछ ऐसे पोर्शन जो मैं आपको हाईली इंडिकेट करके बता रही हूँ, उनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। डीआई, जब आप पेपर देखेंगे पेपर 1, तो वहाँ आपको सबसे पहले ही कुछ न्यूमेरिकल दिखेंगे जो कि 5 रहेंगे। वो 5 न्यूमेरिकल इसी यूनिट 7 से आते हैं, जो कि आपके डीआई के होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के। यहाँ डीआई में आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना होगा थ्रू परसेंटेज प्लस माइनस बेसिक लगा करके, बट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर डाटा को कैसे क्लासीफाई करना है, क्वालिटेटिव डाटा दिया है तो कैसे, क्वांटिटेटिव दिया है तो कैसे। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन है, वो आगे के 5 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक, डाटा एंड गवर्नेंस के, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, आईसीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जनरल एब्रीवेशन क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस होता है, ईमेल क्या काम करता है, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव क्या आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, इन्फ्लिबिनेट से बहुत सारे आपको तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए नए नाम देखने को मिलेगा। तो वो नाम डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि भाई मुकिट किससे संबंधित है, कोर्सेरा किससे संबंधित है, एडोएक्स का किसने यूज़ निकाला पहली बार या किसने उसको जो है यूज़ किया। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आईसीटी और गवर्नेंस, ठीक है, ये आपके टॉपिक बस ऐसे 4 दिए हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी आपके डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट क्या है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, एमडीजी और एसडीजी, ये आपके क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली और हमारे पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पे, इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पे। यहाँ हम एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज़ पोल्यूशन की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे। जो देखिए ये तो बेसिक हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, एयर, सॉइल, वाटर, तो ये नहीं पूछेगा बेटा ये होगा तो क्या होगा, वो उसकी आपके एलिमेंट को पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मोस्ट जो है आपका कंट्रीब्यूट करेगा सॉइल पोल्यूशन करने में या लीस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछते हैं। इसके अलावा वेस्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, कई सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो इसके अंदर भी हमको डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ों को। सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैज़ार्डस, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे होती हैं, क्लाइमेट चेंज और इसका सोशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन क्या क्या है, ह्यूमन हेल्थ पे पोल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस जो है एलिमेंट का होगा, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट। नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, ये भी पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये जो लास्ट का पॉइंट है ये तो एग्ज़ाम में आता ही आता है हमेशा, और अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो बस तुक्का लगेगा, और वो भी सही है कि गलत वो आपको नहीं पता। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये आपको जानना है। नेशनल एक्शन प्लान NAP किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जितने भी नाम इसमें दिए हुए हैं वो सारे नाम के बारे में शॉर्ट नोट्स में बना करके रख लीजिए, लास्ट टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जहां आपने वो शॉर्ट नोट बनाया है
दैट इज़ द ट्रिक। क्वेश्चन जो भी आपको उससे रिलेटेड वहाँ मिले, आप उसके नीचे उनको पॉइंट आउट करके लिखते जाएं, ठीक है। इससे आपके ऊपर बहुत बर्डन नहीं होगा और आप अपने कह सकते हैं थियरी के साथ PYQ को वहाँ पर ही बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर देंगे विद इन द टॉपिक। नेक्स्ट एंड योर लास्ट यूनिट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में क्या था, फिर कैसे कैसे हायर लर्निंग इवॉल्व होती है, उसका इवोल्यूशन कैसे है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिसर्च की क्या पोस्ट थी, रिसर्च की क्या जगह थी, कैसे रिसर्च आता है, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। दीज आर द सब यूनिट्स रिलेटेड टू योर यूनिट 10 ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। सो ये आपके टोटल 10 यूनिट्स थे जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि आपको जो है 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये आपकी पूरी की पूरी 10 यूनिट है। आप सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको करके बताया है और दिखा दिया है, और इसके साथ ही जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। ऑल दोज स्टूडेंट जिनका जो है एजुकेशन विषय है वो इस वीडियो पे, चूँकि मैं एजुकेशन ही पढ़ाऊँगी तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। आगे एजुकेशन के सिलेबस को भी हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो अगर आप उसको टॉपिक वाइज सर्च करते हैं, अगर आपको मिलता है, या पेपर 1 भी हम लोग करने वाले हैं, तो सभी लोग पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन का, तो पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है। तो आप ज़रूर इस चैनल को अगर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, जो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हम ट्राई करेंगे कि हम उसको सबसे पहले कवर करते हुए चलें, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।